आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 और यह लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। प्रश्नावली 5 और एग्जाम्पल 2 से शुरू कर रहा हूँ। केवल एक ही एग्जाम्पल बचा है और इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में जो 7वां क्वेश्चन था, जैसा डायग्राम बना था कुछ इसी प्रकार के इसमें भी देखो थोड़ा सा। यहाँ पे एक भी कर्णवश, इसमें एक कर्णवश नहीं है, तो सेम टू सेम थोड़ा सा डायग्राम इसलिए इसको करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ इसी प्रकार के सिद्ध करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 ये है, क्वेश्चन यह देखो। इसमें बी एल और सी एम एक समकोण है, उसकी क्या है, दोनों माध्यकाएं हैं, ए बी सी समकोण है। तो त्रिभुज के कोण समकोण तो ए है, बताया, सिद्ध कीजिए करके लिखा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए करके लिखा है 4 ब्रैकेट इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर है। तो दिया यह है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और बी एल एवं सी एम, यहाँ पे सी एम पढ़ेंगे, सी एम, ठीक है, जैसे दिया वैसे, और इसको बी एल पढ़ेंगे। इसे एम सी भी पढ़ सकते हैं लेकिन सी एम पढ़ेंगे। सी एम क्या है, ये दोनों माध्यकाएं हैं, दोनों क्या है, माध्यकाएं हैं। माध्यकाएं मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु होता है। तो सिद्ध करना है क्या, 4 ब्रैकेट इंटू बी एल स्क्वायर प्लस, ये माध्यकाएं हैं, प्लस सी एम स्क्वायर, दोनों माध्यकाएं हैं, इनका वर्ग का योग है और इनका योग के साथ 4 का गुणा में भी है, बराबर 5 बी सी स्क्वायर होगा, बी सी ये, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है हमको, तो बड़ा आसान सा है। पहला यह कि चूँकि ये माध्यकाएं हैं, ठीक है, बी एल माध्यका है ए सी पर और सी एम माध्यकाएं बी ए बी पर। तो इसको पहले बताता हूँ, चूँकि बी एल माध्यका है, भुजा कौन सा, बी एल ना, बी एल कौन सा भुजा, ए सी पर जो एल बिंदु पर स्थित है, अतः या इसलिए, माध्यका मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु होता है, ठीक है। तो ये ए एल सी बराबर एल सी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ये तो आगे ये, इसलिए या अतः करके लिखना है, ए सी बराबर होगा, पूरा ए सी बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ए सी निकलेगा। तो ये ए एल प्लस एल सी, ठीक है। अब आगे यह लिखता हूँ और हमको यहाँ पे एक समीकरण की आवश्यकता होगा। तो इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ए एल, हमें ए एल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस रेखाखंड की आवश्यकता होगी और इसमें ए एम की आवश्यकता होगी, ठीक है, ए एम की और इसमें ए एल, इन दोनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसके बराबर में ले लेंगे। तो यहाँ ए एल है, तो एल सी की स्थान देखो, एल सी बराबर ए एल है और ए एल बराबर एल सी है, तो मैं ये एल सी के स्थान पे ए एल रख रहा हूँ, ठीक है। ए सी बराबर होगा ए एल, पहले से दिया है, प्लस एल सी के स्थान पे
ए एल रख रहा हूँ जी, ए एल, ठीक है। क्यों? चूंकि एल सी बराबर ए एल यहीं पे है, ठीक है। ये क्योंकि इसका हमें ए एल की आवश्यकता पड़ेगा इसका, ठीक है। आगे वही कार्य कर रहे हैं जो बहुत किए हैं। तो ए सी बराबर कितना, एक एल एल है, एक ए एल इधर है, एक एल एल इधर है, तो दो ए एल को उतार दो। अब बराबर करके इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। टू इसके साथ गुणम है तो दो को इधर पक्षांतरित कर देता हूँ, तो ये ए सी बटा 2 बराबर ए एल, इसकी हमें आवश्यकता है। आप इसको नीचे लिख लेना, ठीक है। अब बी एल के निकाले, सी एल के लिए सी एम के लिए निकालता हूँ। चूंकि सी एम, ये सी एम कौन सी भुजा, ए बी पर क्या है, माध्य का है, बिंदु एम पर है, ठीक है। तो सी एम माध्य का है जो भुजा ए बी पर जैसा लिखा वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ए बी पर बिंदु एम पर स्थित है। देखो मैं थोड़ा सा अलग अलग लिखा हूँ, एक ही बात है, जो लिखा हूँ एक ही है, ठीक है। आप जो लिखा हूँ एक ही बात लिखा हूँ, शब्दों का इधर उधर होता है, ठीक है, अपनी भाषा में जब हल करते हैं तो, लेकिन लिखा वही है जो हम कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, चूंकि एम बिंदु पर स्थित है कौन सी, माध्य का, तो ये भुजा और ये भुजा बढ़ गए बराबर बराबर में, तो ए एम और एम बी, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे, ए एम एम बी। इसलिए ए एम बराबर है एम बी। अतः पूरा ए बी बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों रेखाखंडों को उतने के बराबर होगा। ये ए बी बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, ए एम प्लस एम बी, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही। अब एम बी के स्थान पे हम ए एम लेंगे, ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम। क्यों? चूंकि ए एम बी बराबर क्या है, एम बी बराबर ए एम दिया है, ए एम, इधर कहो या इधर कहो एक ही बात है ना, इसके बराबर में ये दिया है और इसके बराबर में ये दिया है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रख, बराबर मतलब दोनों आपस में बराबर है। अब ये ए बी बराबर ए एम टू ए एम हो गया, दो को इधर पक्षांतरित कर देते हैं तो भाग बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, तो ये ए बी बटा 2 बराबर एम, अरे ये ए एम। इस समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी और इस समीकरण का, ठीक है। तो दिखाई दे रहा था ये, तो नेक्स्ट पेज में फटाक से हल कर देते हैं जी, कुछ नहीं है, आज ही ख़त्म हो जाएगा ये, इसका जो भी रहे। अभी तक कुछ नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। अभी तक हम इस समीकरण को निर्माण कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि माध्यकाएँ हैं तो इसके पूरे में क्या समीकरण है वह बनाना पड़ता है, ठीक है। हमेशा माध्य करेगा तो यही होगा, इसी प्रकार के समीकरण बनाना पड़ेगा। अब त्रिभुज बी ए सी ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कोण है, बताया इसमें क्वेश्चन में ही बताया था कि कोण ए समकोण है करके, ठीक है। तो ये भी याद रखना होता है। देखो कोण ए बराबर 90 डिग्री यानी समकोण, तो बी ए बीच में रखा है क्योंकि ये कोण है, ये सी में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है। सभी में यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कर्ण थे, ठीक है। तो 4 कर्ण थे यानी
4 सम कोण थे यहाँ, तो चारों के लिए हमने क्या लिए थे, देखो समीकरण 2 2 3 4 जो भी रहे पाइथागोरस प्रमेय लिए थे। वैसे ही इसमें 1 2 3 कर्ण है और कर्ण है, 3 कर्ण है, तो 3 सम कोण है इसमें, ठीक है। तो तीनों के लिए पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, लेकिन एक भुजा ऐसी बनेगी, दो भुजा, एक भुजा ये बनेगी और एक भुजा ये बनेगी, उसके स्थान पे इसको लेंगे और इसके स्थान पे इसको लेंगे, तो ये सिद्ध होने के कगार पे आ जाएगा। तो मैं इसका पाइथागोरस प्रमेय ले रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर होता है कर्ण बराबर होता है, कर्ण कौन सा है, बी सी है, ठीक है। इसमें बी सी दिखाई दे रहा है, ये बी सी स्क्वायर बराबर लंब ए बी स्क्वायर प्लस आधार ए सी, ये ए सी स्क्वायर, ये पहला समीकरण मान लो। और इनका भी दो और बचे ना, इन दोनों का, इनका भी समीकरण बनाएंगे, लेकिन ये बनेगी ना, इसके स्थान पे हम इसको बस रखेंगे, कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, फिर सिद्ध हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना, ठीक है। तो ये अब त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा त्रिभुज, 3 तरह के त्रिभुज है ना, तीन कर्ण है, देखो 1 2 3 कर्ण है। मैंने इस कर्ण को लिया, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही करता था ना, बड़े सबसे बड़े, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद ऐसा कुछ किया है, ठीक है। पहले ये, फिर ये बड़ा है, देखो ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ठीक है, मतलब घटते टाइप। तो इसमें से ये दोनों कोई भी बड़ा छोटा है, माध्य का ही है, तो मैं इसको भी ले रहा हूँ एक। तो बी एल वाला पहले लिए थे, बी एल माध्य का वाला, ठीक है। तो ये बी एल क्या है, बी एल क्या है, ये कर्ण है इस समकोण का, ठीक है। बी ए एल का कर्ण है ये, और ये सी एम ए सी का कर्ण है। तो मैं बी एल ले रहा हूँ, शुरू में बी एल था, ठीक है, और ये बी एल भी शुरू में यहाँ पे, ताकि ये बन जाए। तो देखो त्रिभुज बी ए सी, सभी में कोण समकोण ए ही होगा ना, तो ये बी ए, इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एल नहीं आएगा, सी आएगा, लेकिन ये बी से नीचे आ जाएगा और एल से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको छोड़ो। ये भी मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। तो इसके बी एल क्या है, बी एल कर्ण है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ए बी को यहाँ पे हमने माला, ए बी को लंब, और ये ए एल प्लस ए एल, देखो यहाँ पे ए एल आया ना, ए एल के स्थान पे इसको रखेंगे, ए एल स्क्वायर, ये इस समय बी ए एल इस समकोण का, देखो ये से यहाँ तक, तो इसका ये, अब ये समीकरण नहीं बनाए ना, अब ए एल के स्थान पे ए सी बटा 2 रखेंगे, फिर आगे हल करता हूँ। अब करता हूँ मैं ये बी एल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए एल क्या है, ए सी बटा 2 है, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि बी एल बराबर दिया है ए सी बटा 2, ये देखो, अरे ए एल है जी, ये ए एल है ना, ये ए एल, बी एल लिख रहा हूँ, ए एल के बराबर में ये है, देखो ये ए एल के बराबर में ए सी बटा 2, ये अब इसको हल करेंगे, फिर ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये ए बी स्क्वायर प्लस ये दोनों का है ना, तो ए सी की स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है।
ये ए सी स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4। अब आगे हल, चूंकि ये पूर्णांक संख्या मान लो, ये भिन्न संख्या मान लो, इस स्थिति में क्या होती है, प्लस है तो इसके साथ गुणा में होगा, ठीक है, इसके साथ गुणा होगा और जो भी गुणनफल आएगा इसके साथ जोड़ना होगा और पूरे का बटा 4 हो जाएगा। तो ये बी एल स्क्वायर बराबर 4 गुणा में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पूरे का बटा ये 4। अब देखो यहाँ पे 4 दिया है और बी एल के साथ गुणा में 4 भी है, देखो बी एल के गुणा में 4 है। अब इस 4 को इधर कर दूंगा तो बी एल के गुणा में 4 आ जाएंगे। देखो ये पूरे का बटा 4 है ना, तो पूरे 4 बी एल स्क्वायर बराबर ये 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ये बी एल के सामने 4 आ गया, बी एल 4 में हो गया, ठीक है, सी एम भी 4 में हो जाएगा। दोनों का ना 4 जो रहेंगे उसको कॉमा निकाल देंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, कॉमा के मतलब ब्रैकेट के बाहर। तो ये है हमारा दूसरा समीकरण। बस इसी तरह से और करना है, कुछ किए इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाए और ए एल एक भुजा के बराबर हमें ए सी है, वैसे दूसरे समकोण में भी ऐसे ही निकलेंगे। दूसरा समकोण क्या है, त्रिभुज कौन सा हो गया अब, एम ए सी, ठीक है, एम सी एम क्या है, इसका कर्ण है, ये एम एम लंब और ये पूरा ए सी आधार है, ठीक है, लंब आधार पहचानना आना चाहिए, ठीक है। जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाले भुजा लंब कहलाती है। हम इसको सभी को लंब ले रहे हैं, इसको आधार ले रहे हैं और इधर जो भी ये लाइन दिखाई दे रही है सबको कर्ण ले रहे हैं। में कर्ण कौन सा है, ए सी, हमें ए सी पढ़ना है, ठीक है, सी एम पढ़ना जी, ये सी एम पढ़ना है, बताया था ना सी एम पढ़ना है इसको। तो सी एम क्या विकर्ण है इस त्रिभुज में, ठीक है, बराबर लंब क्या है, ए एम स्क्वायर। और देखो हमने ए एम निकाला था क्या, ए एम बराबर ए बी बटा 2 निकाले हैं, कुछ नहीं है, ऐसे किए तो वैसे फिर आ जाएगा अपने आप सब कुछ, प्लस आधार ये पूरा ए सी होगा, ए सी स्क्वायर। अब ए एम बराबर मैंने बताया था ना, सी एम स्क्वायर बराबर ए एम के स्थान पे ए बी बटा 2 रख रहा हूँ पूरे का, ये वर्ग दिया है तो वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग नहीं दिया था। देखो ए एम बराबर कितना है, ए बी बटा 2 है, मैंने ए बी बटा 2 लिखा, वर्ग दिया था तो इसके पूरे का वर्ग आएगा ना, दोनों का अंश और हर दोनों का है, दोनों का, इसलिए ऐसा लगाया जाता है ब्रैकेट के साथ। और हम अलग अलग भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि अब इसको अलग अलग ही करेंगे। ए सी स्क्वायर, ठीक है, और ठीक है, अब वैसे ही तो करने, इसमें अब कुछ तो नहीं है। अब सी एम ये ए बी स्क्वायर और 2 का 4 वर्ग प्लस है ये ए सी स्क्वायर, 4 इसके साथ गुणा में हो जाएगा, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है, इतना तो जानते हो आप, ए बी स्क्वायर प्लस इसका 4 एकम 4 ए सी स्क्वायर बटा ये पूरे का 4। अब ये 4 इधर चला जाएगा, 4 सी एम स्क्वायर बराबर ये ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी 2, ये हमारा समीकरण तीसरा है। देखो ये सी एम क्या दिया था, माध्य का 4 दिया है और बी एल माध्य का दिया, ये भी 4 दिया है। देखो ये देखो ये दिया है बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर, दोनों को गुणा कराएंगे तो 4 बी एल 4 सी एम आ जाएंगे।
और दोनों देखो प्लस में है, ठीक है। अब समीकरण दोनों देखो, बी एल अलग है, यहाँ पे सी एम अलग है, 4 4 दोनों है, तो दोनों को अब जोड़ेंगे ना, यहाँ पे चूंकि जोड़ना दिया तो अब जोड़ेंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर बस आ जाएंगे। फिर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर ये बी एल दिया है, दिख रहा है आपको, 4BL स्क्वायर प्लस, मैं ये भी बताता हूँ कि ये बायां पक्ष है, ये भी बायां पक्ष है। बायां पक्ष के साथ जोड़ना घटाना होता है, और दायां पक्ष के साथ दायां पक्ष का जोड़ना घटाना होता है। यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4CM स्क्वायर बराबर करेंगे, ये बराबर और ये बराबर, ये बराबर हो गए। अब चूंकि ये पहले लिए थे तो इसको लेंगे, 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर। चूंकि प्लस है तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 2 पद है फिर भी। क्यों? क्योंकि ये जोड़ना कर रहे हैं, घटाना बस में लगता है। ये AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 4AB दिया है और एक AB यहाँ दिया है, एक AC यहाँ दिया है, 4 AC यहाँ दिया है, यानी इसका और इसका जोड़ना, इसका और इसका जोड़ना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, इस पक्ष को 4 को बस कॉमा लेना है, यानी उभयनिष्ठ। 4 को बाहर निकालता हूँ तो ये BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये हमारा दायां पक्ष सिद्ध हो गया, दायां पक्ष सिद्ध हो गया। ऐसा ही सेम टू सेम है, ठीक है। दायां पक्ष बोलता हूँ जी, बायां पक्ष सिद्ध हुआ। अब ये दायां पक्ष में आते 5BC स्क्वायर कैसे होंगे। तो देखो, ये 4 बराबर है, ये 4AB स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस AB स्क्वायर है, और यहाँ पे 4AC स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस AC स्क्वायर है, बस, ठीक है। 4 और 1 5, 4 और 1 5, ठीक है। तो ये 4 1 5, 4 1 5 हो जाएंगे। तो ये 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान राशि है, दोनों समान चर राशि, इसलिए जोड़ना हो जाएगा। तो ये 5AB स्क्वायर और प्लस है, प्लस 4 1 5 AC स्क्वायर। अब ये हमारा दायां पक्ष है, 5 5 तो आ गया, AB है, AC है, लेकिन ये BC है अलग। अब कैसे करेंगे? 5 5 और ये एक ही पद है, ये 2 पद है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे समीकरण 1 BC स्क्वायर बराबर दिया AB AC, और यहाँ पे AB दिया है, AC दिया है, देखो AB AC स्क्वायर दिया है, 5 दिया, 5 दिया है, तो इसके स्थान पे 5 5 तो रहेंगे ही, AB बराबर AC आ जाएंगे, बराबर B आ जाएंगे। इन दोनों के स्थान पे ये दिया है, ये दिया है हमको, ये दिया है, 5 ये भी दिया है, 5 ये भी दिया है। देखो 5 5 होना आवश्यक है, मतलब समान समान संख्या। तो इसके स्थान पर AB AC, देखो AB दिया है, AC दिया है, AB AC। अब इसके स्थान पे आ जाएंगे BC स्क्वायर। तो समीकरण 1 से इन दोनों मतलब इसके बराबर में BC है। तो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 इसमें भी आएंगे, क्योंकि इस दोनों के 5 है, इसलिए BC स्क्वायर। क्यों? चूंकि BC स्क्वायर बराबर पहला समीकरण दिया हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दिया है। देखो ये और ये दिया है, ये और ये दिया है, देखो AB प्लस AC
AC। 5 यहाँ पर दिया है, 5 यहाँ पर दिया है, तो इसके कारण यहाँ पे 5 आया। यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1 दिया, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हमारा दायां पक्ष भी सिद्ध हो गया। 5BC², 5BC², यानी हमारा पूरा समीकरण सिद्ध होगा। इसको आप मेरे पास नहीं है लिखने के लिए, नीचे लिख लेना सिद्ध हुआ करके, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थोड़ा ये भी अच्छा है, और जो बताया था 7वां क्वेश्चन, तीसरा 7वां, और अब ये है, अब 8वां में आते हैं, वो भी थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सेम टू सेम था पिछले क्वेश्चन जैसा ये डायग्राम। तो अब 8वां देखो, अब कुछ नहीं है, 8वां प्रश्न बस एक बचा है, फिर 9वां 10वां में तो कुछ नहीं है। 8वां क्वेश्चन यह देखो, इसमें ACB में, त्रिभुज ABCB में कोण C बराबर 90 डिग्री दिया है और CD लंब है AB पर। तो सिद्ध कीजिए कि BC² बटा AC² बराबर BD बटा AD। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखो एक डायग्राम दिया है इसमें, डायग्राम ये है, ये इसमें कोण C को दिया है क्या, कोण C को दिया है 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ त्रिभुज ABC में कोण C बराबर दिया है 90 डिग्री, और इसमें दिया था CD लंब है AB पर। तो ये AB इस पर लंब होगा, इस पे लंब होगा, तो इसका सीधे में कौन सा कोण है, ये लंब यहाँ से खिंचाएगा ऐसे, ये लंब। अब ABC, और हमें सिद्ध करना था क्या, सिद्ध करना कौन सा, BC² बटा AC² बराबर BD बटा AD। अब यहाँ पे ABC दिया है, D यहाँ पे नहीं बताया था, त्रिभुज में D नहीं है, तो ये चौथा जो यहाँ पे आएगा वो D होगा, यहाँ पे ये D। ठीक है, तो जो दिया रहता है उसको ही लिया जाता है, दूसरा ले लेंगे तो बिच्चे खत्म। तो बस इसमें क्या करना है, एक बार एक त्रिभुज और पूरे बड़े त्रिभुज को समरूप लेकर समांतर, जो प्रश्न वाली 3 में, प्रश्न क्रमांक 3 में किए थे, वैसे ही करना इसमें भी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक इसको लेंगे, फिर पूरे ACB को लेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और फिर एक बार इसको लेंगे, फिर पूरे इसे एक साथ लेंगे, मतलब देखो ये मैं ये ला रहा हूँ कि त्रिभुज, देखो ये तो लंब रहेगा ही ना। ठीक है, इस त्रिभुज का भी लंब है, इस त्रिभुज का लंब है। ठीक है, तो BDC ले रहा हूँ मैं, या CDB ले सकते हैं, और चूंकि BD आएगा ना, BD देखो BD आएगा, तो मैं BDC ले रहा हूँ। ठीक है, ये BDC, D को क्यों लिया, क्योंकि बीच में कोण बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और पूरा ACB, त्रिभुज AC 90 डिग्री कोण है B में, इस अगली बार लेंगे हम ADC, इसके स्थान पे ADC, और इसी त्रिभुज के लेंगे बड़े को। तो दोनों में समरूप ढूंढते हैं। ठीक है, तो देखो बड़े इस त्रिभुज के देखो, कोण C, कोण B, और इस त्रिभुज में कोण B, और इस बड़े त्रिभुज में कोण B उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और कोण D छोटे में, कोण D बराबर है पूरे बड़े में कोण C, यानी ये ब्रैकेट है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण,
यानी आप समकोण लिख सकते हो। इस तरह से ये हमारा त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस तरह से कोण, दो कोण मिल गए यानी इतने में सिद्ध हो गया हमारा त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ACB। कोण समरूपता। ठीक है, अब हमें आवश्यक क्या है ये बताता हूँ मैं। हमें आवश्यक पड़ेगा कर्ण बटा कर्ण, ठीक है, और आधार बटा आधार की। तो दो ही भुजाएं हैं, हमें तीसरी भुजा नहीं लेंगे, ठीक है। समरूप है तो भी क्या, दो ही भुजा ही लेंगे। कर्ण कर्ण क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो BC क्या है यहाँ पे, BC इस त्रिभुज के लिए देखो BC 90 डिग्री के सामने कर्ण है, ठीक है। तो निश्चित ही कर्ण 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 होता है, ठीक है। हमारे समांतर भुजाओं में संगत भुजाएं होती है। हम ये BC को मैं कर्ण क्यों मान नहीं रहा हूँ जी, है इस त्रिभुज में। देखो ये छोटे त्रिभुज में BC क्या है, देखो कर्ण है, तो कर्ण हो गए, ठीक है। अब छोटे त्रिभुज में देखो, छोटे त्रिभुज में BD, ये तो लंब है, ठीक है, ये लंब है, लंब खींचे तो ये BD आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है। यहाँ पे एक बना देता हूँ, ठीक, ये कर्ण है, ठीक है, आपको समझना है, ये कर्ण है और ये लंब है, एक आधार है। चूंकि B को हमने वो माने हैं कोण, 90 एक कोण माने हैं, उभयनिष्ठ कोण माने हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया ये, और इसके सामने वाली भुजा वाला कर्ण हो गया, जो शेष बच गई वो आधार है। तो समझने की कोशिश करना इसमें, ठीक है। तो BD आधार है, देखो BD आधार, यानी ये कर्ण बटा कर्ण होगा, ये भी निश्चित ही कर्ण होंगे। चूंकि BD आधार दिया यहाँ पे, तो ये AD भी आधार होंगे इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो यह देखो हम लेंगे क्या, कर्ण बटा कर्ण, आधार बटा आधार लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में इन दोनों त्रिभुज को बना देता हूँ जी। ये बड़ा वाला त्रिभुज है शुरू, ये बड़ा वाला ACB, ये बड़ा वाला, ठीक है। इसको आपके समझने के छोटा वाला भी बनाता हूँ, ठीक है। छोटा वाला D है, देखो, ठीक है, और ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण है D, और ये C, यानी ये लंब है, ये आधार है इसका, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। हमें कर्ण की आवश्यकता है ना, तो कर्ण बटा कर्ण, ये B है ना, ये B, ठीक है। तो कर्ण पहला है, ठीक है, इधर तो BC पढ़ेंगे, यहाँ पे BC लिखा है तो ठीक है, BC वर्ग नहीं कर देना, बटा छोटा त्रिभुज का वो अंश में है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ठीक। अब बड़े त्रिभुज ABC में कर्ण कौन सा है, पूरा AB, देखो AB कर्ण है, देखो यहाँ पे, तो ये AB बराबर, ये कर्ण बटा कर्ण इधर लिखा दूंगा, ठीक है। अब आधार बटा आधार लेते हैं, BD आधार दिया, देखो ये BD आधार, चूंकि ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, आधार दिया है, ठीक है, ये आधार है BD आधार, और बड़ी त्रिभुज में आधार BC दिया है, BC। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्ण बटा कर्ण है बराबर आधार बटा आधार है। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कराता हूँ मैं, बस BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखो यहाँ पे AB है ना, तो पहले A लिखा हूँ, B गुणा में BD, ये हमारा पहला समीकरण, ठीक। BC का वैल्यू निकाल आया, देखो BC का वैल्यू निकाल आया,
यहाँ पे बी डी दिया है, ए बी दिया ना, यहाँ पे ए बी कट जाएगा बाद में, बी डी बस चीज बच जाएंगे, भाग कर देंगे। अब इस छोटे से त्रिभुज में लिए थे बी डी सी में, अब ये ए डी सी में और पूरे बड़े त्रिभुज के साथ। तो त्रिभुज ए डी सी है, देखो ए डी सी 90 डिग्री कोण है, ठीक है। इसके सामने अब हो जाए ये कर्ण है, ठीक है। और त्रिभुज ए सी बी में कोण, कौन कौन सा कोण, अब हम कोण इसको माने हैं, ठीक है, इसको कोण माने हैं, ये दूसरा है, ये पहला है समझो, ठीक है। θ1 ये θ1 θ2 है। तो अब देखो कोण इसको माने हैं, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं जी, तब बताता हूँ मैं। कोण ए इस त्रिभुज में छोटे से और पूरे बड़े त्रिभुज में देखो ये ए दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये ए कोण उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण, ठीक। और दोनों में डी कोण और सी कोण आपस में 90 डिग्री का कोण है, पूरे बड़े में सी और छोटे में डी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी सी बराबर था वैसे ही यहाँ पे कोण डी बराबर है कोण सी। क्या है ये? सम कोण, या आप 90 डिग्री का कोण कह सकते हो, दोनों को लिख सकते हो। दो कोण से दोनों उभयनिष्ठ मतलब समरूप हो गए, तो त्रिभुज ए डी सी समरूप है। त्रिभुज ए सी बी, क्यों? कोण समरूपता, मतलब सिद्ध हो गए कि ये दोनों समरूप है। तो यहाँ पर जैसे कर्ण बटा कर्ण, आधार बटा आधार लिए थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोण बदल चुका है। ये पहले देखो यहाँ पे बी को लिए थे बड़े त्रिभुज में, तो ये लंब था ना, अब ये लंब हो जाएगा। कोण इसको लिए हैं ए को, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये बड़ा त्रिभुज है और इसमें हमने ये लिए थे ना, ये इसको किए, ये कर दिया, तो इसके सामने वाले भुजा लंब, इसके सामने वाले कर्ण, जो बच गया वो आधार। वैसे ही ये क्या है? बी, ये ए, ये सी, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली कर्ण। हमने इसको ए को माना है, उभयनिष्ठ है ना इसमें, ए इसमें बी पी उभयनिष्ठ था, तो इसके सामने वाले भुजा हो जाएगी लंब। अब ये आधार हो जाएगा। देखो कितना अंतर है, लंब आधार, देखो आधार लंब दिया है, यहाँ पे लंब आधार दिया है। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहते हैं, लंब आधार बदलते रहते हैं कोण के सापेक्ष में, मतलब कोण के कारण बदलते रहते हैं, ठीक है। और ये ये 90 डिग्री का कोण है, ये डी है, ये सी है, ये ए है और ये कर्ण है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण। और इसको क्या माने हैं? कोण माने हैं, तो ये लंब है, अब ये आधार है। अब कर्ण बटा कर्ण, आधार बटा आधार, यहीं से देख लेना, ठीक है। तो कर्ण बटा कर्ण लेते हैं और छोटी का पहले लेंगे। छोटी का कर्ण कौन सा है? ए सी, बड़ी का कर्ण ए बी, बराबर छोटी त्रिभुज का आधार कौन सा है? ए डी। बड़ी त्रिभुज का आधार कौन सा है? ए सी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कर्ण बटा कर्ण बराबर आधार बटा आधार,
ये, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। ए सी स्क्वायर ए सी मतलब ए सी का गुणा होगा तिर्यक गुणा, तो ए सी स्क्वायर, ए बी को पहले लिख रहा हूँ, ए बी गुणा में ए डी, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब यहीं पे लिखता हूँ इस समीकरण को, इस देखो बी सी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, बी डी और ए डी आ गया, ये ए बी और ए बी यहाँ पे कट जाएंगे, भाग करेंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग हुआ है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जोड़ना हुआ है करके, कहाँ गए, दोनों माध्यिकाओं के बीच, दोनों माध्यिकाओं के वर्ग के योग हुआ है, जोड़ना हुआ है ना, तो जोड़े थे ना, वैसे ही देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको 2 और 3 को जोड़ने पर इस समीकरण को जोड़ दिए थे। यहाँ पे देखो ये जोड़ेंगे तभी तो होगा ना, इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो सिद्ध करने में ही दिया होता है कि आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, और मैं तो हमेशा याद रखता हूँ ताकि सिद्ध करने वाले प्रश्न हमेशा हल हो जाए मुझसे। तो ये नेक्स्ट समीकरण 1 कौन सा है, बी सी स्क्वायर वाला, और यहाँ पर बायां पक्ष का भाग होगा, दायां पक्ष का दायां पक्ष के साथ भाग होगा। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर दिया है बटा में ए सी स्क्वायर बराबर दोनों के लिए, ये अंश में है ना, पहले है इसलिए ये ए बी गुणा में बी डी पूरे का बटा ए बी ए डी, समीकरण 2 है ना, ये ए बी गुणा में ए डी, तो कुछ बचा, चूँकि गुणा है दोनों, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बटा ए बी गुणा में बी डी बटा ए डी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों कट गए, भाग हो गए, तो क्योंकि एक ही राशि है, भाग में खत्म। अब बचा ये बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर ये बी डी और ये ए डी, यही हमारा सिद्ध हुआ करके लिख लेना, ठीक है, सिद्ध हुआ, यही हमारा आंसर है। और हमारा देखो बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटा ए डी सिद्ध हुआ। तो इस तरह से कुछ नहीं किए थे इसमें, हमने क्या किए थे, एक बार छोटे त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ और दूसरे छोटे त्रिभुज का पूरे बड़े त्रिभुज के साथ समरूप कराया, और कर्ण का कर्ण, आधार का आधार का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बी को माने थे तो लंब और आधार कौन सा हुआ, ए को कोण माने तो लंब आधार कौन सा हुआ, दोनों त्रिभुजों में देखना होगा, बस यही है इसमें, अब कुछ नहीं है। अब लगभग समाप्त हो गया है, दो क्वेश्चन और बचा है, देखो कुछ नहीं है इसमें। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का व्यास, इसमें कुछ नहीं है 9वां 10वां में, पृथ्वी का व्यास मतलब समझते, नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही है, त्रिभुज का त्रिज्या, व्यास, जीवा, वृत्तखंड, दीर्घखंड इसी पर है, ठीक है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड ये सब दिया है। तो व्यास मतलब एक वृत्त होता है, जैसे आपको यहाँ पे एक वृत्त दिख रहा है ये लाइट का, तो यहाँ से ले लो और यहाँ पे ऐसे मतलब केंद्र से गुजरी हुई रेखा वृत्त का, ठीक है, एक पर्दे से दूसरे पर्दे को छूता है, तो उसको व्यास कहते हैं। लगभग पृथ्वी का व्यास 8000 मील है, सूर्य का व्यास लगभग दिया है 8,64,000 मील, पृथ्वी और सूर्य की दूरी दिया है लगभग 92 मिलियन मील,
लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो हमें कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाएंगे, ठीक है। 8000 मील को 1 इंच के व्यास, 1 इंच पर, और सूर्य का और पृथ्वी की, सूर्य का व्यास और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की कितनी होगी ये बताता हूँ मैं। कुछ नहीं दी इसमें, इसको याद देखो, दिया है पृथ्वी का व्यास दिया है कितना, 8000 मील। सूर्य का व्यास दिया है, व्यास मतलब समझते, सब समझते, त्रिज्या और व्यास क्या होता है सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। कितना दिया था, 8,64,000 मील। मील मतलब ये दूरी का एक इकाई है, ठीक है। जैसे मीटर, किलोमीटर, ठीक है, वैसे ही ये मील भी होता है, फीट, इंच, ऐसे ही मील भी होता है, ठीक है। तो और इसमें दिया है पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर कितना दिया है, 92 मिलियन मील। ये 92 मिलियन मील है, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा ये, 9, 2 और 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 9 करोड़, मिलियन को हटा रहा हूँ ना, 9 करोड़ 20 लाख मील। क्यों? क्योंकि हमें दिया था 1 मिलियन, मिलियन बराबर दिया है 10 का घात 6 मील, 6 दिया, इतना ही, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, ये 10 लाख, ठीक है। अगर हाँ इसको याद देखो, अगर किसी संख्या में क्या है, जीरो के बाद मतलब 10 लिखा है और 6 घात दिया है, तो इसमें क्या है, 1 के बाद 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3 देखो, 3, 3, ठीक है। तो और इसको गिनता मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। आजकल के बच्चे जानते ना, 1 के बराबर कितना, 1000 व्यूज़ आते हैं ना, व्यूज़ के में आते हैं, एम में आते हैं, 3 मिलियन, 4 मिलियन, ऐसे 200 के, 10,000 के, 10,000 है ये, 2,000 के यानी 2 लाख है ये 10,000 है। तो यूट्यूब, फेसबुक जो भी रहे उसमें इस टाइप के कैलकुलेट होता है व्यूज़, ठीक है, लिखा होता है। तो ये भी है, मिलियन यही है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, 1 mm इज इक्वल टू 10 10 का घात 6, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे अब इसको, 10 टू द पावर ऑफ 6 ऐसे बोलते हैं, जो भी है, कंपोनेंट जो भी है, ठीक है। तो ये मील में क्यों कन्वर्ट किया, ये मिलियन में था ना, तो मील में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमें मील को इंच में कागज में दर्शाना है, ठीक है। तो कागज पर पृथ्वी का 1 इंच व्यास के बराबर से वृत्त से दर्शाएं। कागज में इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये हमारा स्केल गुणक है, ठीक है। और पृथ्वी का व्यास क्या है, 8000 मील है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पृथ्वी के व्यास को 1 इंच में, ये 8 मील है, 8000 मील है, उसको 1 इंच में करना है। अतः पृथ्वी का व्यास 1 इंच में, तो ये हमारे 1 इंच में, तो देखो मैं आपको बताया था स्केल गुणक के समय, जिसको घटाना है या बढ़ाना है उसको हर में रखेंगे करके, तो मैं बटा किया
8,000 और ये 1 इंच। अब जो भी इसको भाग देंगे तो बराबर में इंच ही आएगा ना, 1 इंच। तो ये हमारा यह स्केल गुणक होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे स्केल गुणक है। इसके आधार पे हमें सूर्य का व्यास और पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी को 1 इंच में बदलना है अब हमको। ठीक है, तो यह देखो, इसमें पृथ्वी का तो नहीं पूछा है और सूर्य का व्यास इसको हमें बदलना है इंच में और इसको बदलना है हमको इंच में। इसको भी बदल सकते हैं इंच में, अगर भाग दे दें यहीं पे, 1 का भाग दे देंगे तो यहीं पे बदल गया समझो। ठीक है, तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, यही है समझो, और क्या, इसको भाग देंगे 2 दशमलव में ही जाएगा, बहुत सारी दशमलव में जाएगा, तो ये हमारे स्केल गुणक होगा। अतः सूर्य का व्यास इंच में बराबर, सूर्य का व्यास कितना दिया, पूरा 8,64,000 गुणा में इसी का स्केल गुणक, मतलब इसका गुणा कराएंगे 1/8,000। चूँकि ये एक अंश में है तो भाग, जो भी भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इंच में कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, 8 एकम 8 और 1 को देखो, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 8 एकम 8 और ये 6 तो 8 से नहीं जाएगा, तो दूसरा संख्या लेंगे तो 0 लगा दिए, तो दोनों संख्या 8 से चला जाएगा, 8 8 64, ये 108 इंच। तीनों 0 कट गए। ठीक है, और इसको 1 के साथ गुणा कराएंगे अंश में, तो 8,864 बटा 8 ही आएगा, भाग करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर, अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर कितना है, इकाई, ये 2 है ना भाई, 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 शून्य, क्योंकि 6 शून्य लगाना था इसमें। 92 पहले लिखा है, 92 के पीछे 6 शून्य लगाना है, क्योंकि 6 का घात दिया 10 का। गुणा में करता हूँ इसी 1/8 का, 3 जीरो इधर कट गया, 3 जीरो इधर कट गया, बराबर 8 एकम 8। ठीक है, 9 का बच गए 1, तो ये 12 हो गए। ठीक है, 8 एकम 8, 12 में 4 बच गए। ठीक है, तो ये पूरा 4 बच गए यहाँ पे, तो ये पूरा 40 हो गया, तो 8 पंचे 40, इतना तक गया। ठीक है, 2 जीरो बच गए हैं, 1 2, ये भी इंच है। देखो 11,500 इंच में, ये हमारा दूसरा आंसर है। तो बस यही 1 2 आंसर था हमारा। 10वां क्वेश्चन यह देखो, 10वां क्वेश्चन, यदि 2 समषटभुज का परिमाप का अनुपात दिया है 5:4, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हुआ, यही 5:4। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस विषय का। षष्ठभुज मतलब समझते हो, ये आएगा नहीं 2, ये व्यंजन की तरह ही है षष्ठभुज। मैं इसको ABCD EF, इसको PQRSTU। ठीक है, 2 सम क्या है दिया है करके लिख लेना यहाँ पे। 2 सम षष्ठभुज है, मतलब षष्ठभुज 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 भुजा है दोनों का परिमाप का अनुपात। तो दोनों का परिमाप का अनुपात क्या होगा,
षष्ठभुज, देखो मैंने आपको बताया था ना कि बहुभुज त्रिभुज मतलब दो भुजाओं से अधिक होनी चाहिए। त्रिभुज चतुर्भुज का बताया कि परिमाप का अनुपात बराबर में जितने भी संगत भुजाएं होती है उसको निकाल के दिखाऊं क्या मैं, ऐसे में आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, फटाक से लिख देता हूँ जी यहीं पे। ये षष्ठभुज ABCD है, ABCDEF, और ये पंचभुज हो गए 1 2 3 4 5, ये अब ये 6 भुज हो गए 1 2। षष्ठभुज PQRS TU, टी के बाद क्या आता है पता नहीं। इनकी संगत भुजाएं क्या है, इसके बराबर में दिया है कितना 5/4 दिया है, तो इनकी संगत भुजाएं भी तो बराबर होती है ना। इसको लिखने के बाद आप इसको लिखने के बाद आप इसको लिखना, उसके बाद इसको लिखने बराबर में करके ना ये लिखना, ठीक है। AB बटा PQ, इसकी संगत भुजाएं बराबर होती है आपस में। सभी का 6 लिखो जी, इधर टाइम हो जाएगा जी। ये BCCDEF, ये F है और ये FA, PQR RS ST TU जो भी रहे। 1 2 3 4 5 आए, 1 2 3 4 5 अभी भी 5 है जी। ये जी ABCD D, ये DE होता और ये EF होता और ये FA है। QR RS ST TU और ये पे UP है, ये 6 है। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनकी संगत भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए कहा के लिखा है। तो आप यहाँ पे ये यही षष्ठभुज बनाना, ऐसे ABCDEF, यहाँ पे ऐसे षष्ठभुज बनाना, ठीक है। और ये PQRSTU बराबर AB बटा P क्यों लिख लेना, P क्यों, ठीक है। संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ऐसे लिख लेना। फिर अब इसके बराबर में दिया है 4/5, तो इसके बराबर में AB बटा PQ बराबर में आ जाएगा 5/4, या AB अनुपात PQ 5/4, यही हमारा आंसर इस टाइप के आएंगे, ठीक है। क्या क्या करना था, इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख के बराबर में इसको लिखना, फिर इसको लिखना। इसको लिखने के बाद आप संगत भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है, ऐसे लिखना। उसके बाद इसके स्थान पे 4/5 दिया है, तो इसके स्थान पे 4/5 रख लेना, फिर वही आंसर है, कुछ इस टाइप का। तो ठीक है, ये हमारा लेसन चला गया 11। नेक्स्ट है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये थोड़ा झंझट था जी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं।